कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए कि एक नाटकीय लम्हे में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, ठीक से कहें तो बर्बाद हो जाए और आपको देश का ही गद्दार साबित कर दिया जाए। दोस्तों, 25 साल पहले ऐसा ही कुछ भारत के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ हुआ था। आज हम आपको बताएंगे उस शख्स की कहानी। हम बात कर रहे हैं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनके ऊपर बनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर आपने देखा होगा। Nambi Narayanan, project director of cryogenic, project director of second stage, project director of third stage, associate project director PSL। ये फिल्म इसरो के वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन की असली जिंदगी पर बनी है। नाम्बी नारायणन इसरो के वो वैज्ञानिक हैं जिन पर जासूसी का झूठा आरोप लगा था। कई वर्षों तक उन्होंने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। नाम्बी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई करोड़ रुपयों की लालच में दुश्मन देश पाकिस्तान को देश के राज बेच डाले थे। किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। नाम्बी पर जासूसी के तमाम आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हुए थे। ये केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि नारायणन को जबरन गिरफ्तार किया गया, उनका शोषण किया गया और उन्हें मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया गया। नाम्बी का नाम जब आता है, साल 1984 का इसरो जासूसी कांड भी जहन में ताज़ा हो जाता है। पूरे केस में जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो ये थी कि जिस तकनीक की वजह से नाम्बी पर झूठे आरोप लगे, उस तकनीक को भारत ने पहली बार साल 2017 में टेस्ट किया था। नाम्बी नारायणन उस तकनीक को विकसित करने के लिए अहम कड़ी साबित हुए थे, जिसकी मदद से विकास इंजन को तैयार किया गया था। इसी इंजन की मदद से भारत ने पहले PSLV को तैयार किया था। इस पूरे जासूसी कांड की शुरुआत अक्टूबर 1994 से हुई थी। उस समय मालदीव की मरियम नाशिता को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया था। मरियम पर आरोप था कि उनके पास इसरो के रॉकेट इंजन के कुछ चित्र हैं जिसे वो पाकिस्तान को बेचने जा रही थी। इस पूरे केस में जब इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को नवंबर में गिरफ्तार किया गया तो खलबली मच गई। नारायणन के साथ साथ इसरो के डिप्टी डायरेक्टर टी शशि कुमारानन को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के अलावा रूस की स्पेस एजेंसी में भारतीय प्रतिनिधि के चंद्रशेखर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर SK शर्मा और नाशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 1995 में इसरो के वैज्ञानिकों और सभी बिजनेसमैन को जमानत मिल गई, लेकिन मालदीव की दोनों नागरिकों को जेल में ही रखा गया। साल 1996 में CBI ने केरल की कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करके इस जासूसी के केस झूठा करार दिया और फिर सभी आरोपी रिहा हो गए। लेकिन इसी साल जून में केरल की सरकार ने फैसला किया कि वो केस की जांच दोबारा करेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन डायरेक्टर और बाकी अधिकारी जब नारायणन से पूछताछ करते, वो हर बार इस बात से इनकार कर देते कि उन्होंने कोई जानकारी पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है। नारायणन जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो काफी अहम था। साल 1994 में भारत सरकार की ओर से क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का बजट 300 करोड़ था। नारायणन पर आरोप लगा कि वो रशीदा से मिले थे और उसके जरिए उन्होंने रॉकेट के लिए काफी अहम इस तकनीक को पाकिस्तान को बेचा था। नारायणन बार बार इस बात से इनकार करते रहे। उन्होंने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि जिस तकनीक को बेचने के आरोप उन पर लगा रहे हैं वो तो अभी भारत में डेवलप ही नहीं हुई। अगर पाकिस्तान या दूसरे देशों को ये टेक्निक हासिल हो भी गई तो भी बिना भारत की मदद के इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। नाम्बी नारायणन के मेमोयर के मुताबिक एक अधिकारी ने उन्हें ये भी बताया कि शशि कुमारन ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर नाम्बी अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को स्वीकार नहीं करते तो फिर फौजिया को वहां लेकर आएंगे और वो उन्हें चप्पल से मारेंगे। भारत ने साल 1990 में रूस की एजेंसी क्लावकोमोस के साथ इंजन के लिए एक डील साइन की थी। इस इंजन का इस्तेमाल रॉकेट की तीसरी स्टेज में होना था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे थे और इस वजह से डील कैंसिल कर दी गई। इस पूरे एपिसोड में केरल पुलिस के अलावा IB का रोल भी काफी संदिग्ध रहा। IB और पुलिस ने इसे एक जासूसी केस बताया, जबकि CBI ने इस केस को झूठा करार दे दिया था। नाम्बी नारायणन पूरी तरह से बेकसूर थे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1995 में केस की दोबारा जांच की मांग को ठुकरा दिया। मई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नारायणन और बाकी आरोपियों को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने को कहा। इसके बाद साल 1999 में नारायणन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपील की और मानसिक कष्ट के लिए हर्जाना देने की मांग की। मार्च 2001 में NHRC ने उनकी अपील को स्वीकार किया और 10 लाख रुपए के हर्जाने का आदेश दिया। सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और नारायणन को 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया गया। नारायणन ने 50 दिन जेल में बिताए थे और उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा केस बनाना चाहते हैं। अपने अधिकारियों के खिलाफ झूठा बयान देने से इनकार करने पर उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। नाम्बी नारायणन को इस बात से बहुत तकलीफ थी कि उनके संगठन इसरो ने भी उनकी मदद नहीं की। तत्कालीन इसरो चेयरमैन कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ने कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये कानूनी मसला है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नारायणन को 50 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल की सरकार 8 हफ्तों के अंदर ये जुर्माना अदा करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग
सरकार ने उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट की सरकार से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो उन पुलिस ऑफिसर्स की जांच करे जिन्होंने नाम्बी को गिरफ्तार किया था। साल 2019 में नामी नारायणन को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।